my channel Simplified Maths with Khushi. These are the most important question or the sample paper discussion जो कि हम कर रहे हैं. इससे पहले मैंने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है जिसमें हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी करा था. अब हम सेक्शन सी करने वाले हैं इस पार्ट में और के बाद हम एक थर्ड पार्ट बनाएंगे जिसमें हम सेक्शन डी और सेक्शन ई को कवर करेंगे. ठीक है, तो आप पहले वाली और बाद वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा. ये पूरे 3 जो पार्ट है ये तीनों मिला के एक कंप्लीट पेपर को सॉल्व कर रही है. ये पेपर मैंने पीडब्ल्यू की वेबसाइट से लिया है, मैंने खुद से क्रिएट नहीं करा है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन सी से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सेक्शन सी में हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन है. ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है 26 से 31 तक के क्वेश्चन वो 3 मार्क्स के हैं एक एक क्वेश्चन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. 26 क्वेश्चन इज if x plus 2a is a factor of x to the power 5 minus 4a square x into x cube plus 2x plus 2a plus 3 then find the value of a. ठीक है, अगर ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, अगर ये इसका फैक्टर है इसका मतलब है कि अगर मैं जब ये वैल्यू रखूंगी इसमें x की वैल्यू रखूंगी इसके अंदर तो वो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए. इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें है x टू द पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3. ठीक है, अब मेरे पास क्या दिया है x प्लस 2a इज अ फैक्टर. ठीक है, अगर ये एक फैक्टर है इसका क्या मतलब है कि x प्लस 2a इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी -2a. मतलब मैं अगर x की जगह पे -2a रखूंगी तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी. तो मैं x के जगह पे -2a रख देती हूँ तो ये हो जाएगा -2 पावर सॉरी -2a की पावर 5 -4 इंटू ए स्क्वायर इंटू -2a का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -2a प्लस 2a प्लस 3. ओके, 2 का 2 टू द पावर 5 ये हो जाएगा -32 a टू द पावर 5. ये हो जाएगा -4a स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा -8a क्यूब. ये है 2 इंटू -2 इस -4a, यहाँ पे +2a है और यहाँ पे 3 है. ठीक है, ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो कि हो जाएगा +4 इंटू 8 इज 32 a टू द पावर 5. ठीक है, a स्क्वायर और a क्यूब है तो इन दोनों की जो पावर है वो प्लस हो जाएगी और यहाँ पे कितना है -32 a टू द पावर 5. यहाँ पे है फिर -4a प्लस 2a प्लस 3. ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों सिमिलर है. -4a प्लस 2a मतलब -2a और यहाँ कितना बचा है 3. ये जो पूरी वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 होगी, है ना, तभी तो वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा. इसका क्या मतलब है कि मैं इसको माइनस से वहां ले जाऊंगी तो वो प्लस में हो जाएगा तो आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 3 और ये a के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/2. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ a इज 3/2. Now next question is 27 question. BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Use RHS congruence rule that the triangle ABC is isosceles. का हम डायग्राम देख लेते हैं. का डायग्राम है ये. हमको बोला गया है कि ABC नाम का एक ट्राइंगल है जिसमें BE और CF नाम के 2 ऑल्टीट्यूड्स हैं. ठीक है, और हमको प्रूफ करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. इसका मतलब है कि इसके 2 साइड्स इक्वल है. तो हम इसके लिए 2 ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BCE, और उसमें हम प्रूफ करेंगे. इसका क्या मतलब है कि ये 2 ट्राइंगल, ठीक है, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे और इनमें हमको बोला है, एक हिंट दिया है कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल को हमको यूज करना है. तो राइट एंगल हमको एंगल F दिख रहा है जो कि है एंगल BFC इज इक्वल्स टू एंगल CEB. ठीक है, why this angle is equal? Because both are 90 degree. ठीक है,
दोनों 90 डिग्री है। उसके बाद क्या पता है हमको, हमको पता है कि सी एफ इज इक्वल्स टू बी एज गिवन इन द क्वेश्चन। दो इक्वल ऑल्टीट्यूड बोला है, तो हमको पता है बीई इज इक्वल्स टू सी एफ। ठीक है, गिवन। तो अगर ये हमको गिवन है तो इसके बाद क्या होगा, और तीसरा क्या है कि इन दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल में हमको बीसी जो है वो कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो बीसी इक्वल्स टू बी विच इज कॉमन। तो आर एच एस ऊपर लिखना है आपको, इसको नहीं। वैसे आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो इसके हिसाब से जस्ट बिकॉज ऑफ आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, what we can say is triangle BEC is congruent to triangle BFC। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सारे सेम रहेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रहेंगी। तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि बी एफ, जो कि ये है बी एफ, और वो सीई भी दोनों इक्वल होंगे। इसमें आएगा सीई बी। ये कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से सीई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एफ सी। तो इसके हिसाब से बी एफ इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, यह हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल से हमने प्रूफ करा कि ये वाली साइड इक्वल है, बी एफ इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ऊपर के दो। ऊपर के दो मतलब बी ई ए के ट्राइंगल बी ई ए और ट्राइंगल ये वाला सी एफ ए। ठीक है, ऊपर के ये दो अगर मैं ट्राइंगल लेती हूँ, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, है ना, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये वाला डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब मैं अगर इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को देखूं, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। एंगल ई ई ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ ए। ठीक है, बोथ 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल जो है वो कॉमन हो गया। ठीक है, ये वाले जो एंगल्स है वो सेम हो गए। अब हमको पता है कि बीई और सी एफ भी इक्वल है। ठीक है, बीई इज इक्वल्स टू सी एफ, वाई, बिकॉज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई। अब इसके अलावा हमको एक और कुछ चाहिए, तो हम देख सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल बन रही है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये जो एंगल ए है वो कॉमन है। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए विच इज कॉमन। तो हम देख सकते हैं ए एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो देयरफॉर बाय ए एस क्राइटेरिया, ए एस क्राइटेरिया क्यों लग रहा है, दो एंगल है और एक साइड है, और दो एंगल के बीच की एक साइड है। ठीक है, ये एंगल है, ये एंगल है, और इसके सॉरी, दो एंगल है और उसके बाद की साइड है। ठीक है, ये एंगल और ये साइड। ठीक है, तो ए एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, देयरफॉर बाय ए एस क्राइटेरिया, हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ई ई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो पहले एंगल बी लिया है तो यहाँ पे एंगल सी आएगा, ई के साथ एफ आएगा, यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एफ ए इज इक्वल्स टू ई ए। ठीक है, बोल सकते हैं ई ए इज इक्वल्स टू एफ ए। ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब मैं दो इक्वेशन को अगर ऐड करूं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, बी एफ इज इक्वल्स टू सी, और दूसरी क्या है, ये इज इक्वल्स टू सी एफ। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, बी एफ प्लस ई ए इक्वल्स टू सी ई प्लस एफ ए। ठीक है, तो इस तरफ क्या बचा है, बी एफ प्लस
सॉरी इसको उल्टा लिख दिया मैंने। ये दोनों उल्टा है तो मेरे को इस तरफ लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी एफ प्लस एफ ए इज इक्वल्स टू सी ई प्लस ई ए। ठीक है, तो ये पूरी साइड आ गई जो कि है ए बी, और सी ई प्लस ई ए कितना होता है ए सी। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ये क्या बोलता है कि अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो वो जो ट्राइंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज isosceles triangle. Okay, so this is the actual proof. Now question number 28. Draw the graph of x equals y equals to x and y equals to minus x in the same graph. Also find the coordinate of the point where the two line intersect. ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हमको y is equals to x का पॉइंट्स निकाल लेते हैं। वो कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ बनाना होता है तो पहले हम उसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। एक टेबल बन जाती है, 3 पॉइंट्स इसमें हम मिनिमम निकालते हैं। अगर मैं x की जगह 0 रखूंगी तो y की भी जगह भी 0 रखना पड़ेगा। अगर मैं x की जगह 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, x की जगह 2 रखती हूँ तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स रखती हूँ तो मैं इसका वापस टेबल बना लेती हूँ। ठीक है, एक्स और वाई, अगर मैं एक्स को 0 रखती हूँ तो वाई की भी वैल्यू 0 आएगी। अगर मैं एक्स को 1 रखती हूँ तो वाई की वैल्यू -1 आएगी। यहाँ पे अगर मैं 2 रखती हूँ तो ये -2। अब मैं आपको ये जो है ग्राफ पेपर में ही बनाना है। ये थोड़ा टेढ़ा बन चुका है, नॉर्मल बना लेते हैं। हम्म, अ, ऐसा हमारा एक ग्राफ पेपर है। क्या क्या पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 एंड सो 1 2 4 एंड सो। इधर आएंगे -1 -2 -3 एंड सो। इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो। इसमें अगर हम माइनस की वैल्यू भी रखें तो आपको इससे ज़्यादा क्लियर होगा कि इधर मैं -1 रखूंगी तो यहाँ भी -1 आएगा, और यहाँ पे अगर मैं -1 रखूंगी तो ये +1। हमको ये प्लॉट करने में ईजी रहेगा। देखो 0 0 1 1 2 2, ठीक है, तो ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि 0 से पास होती होगी। और ऑल्सो हमने देखा कि ये -1 से भी पास हो रही है, तो मतलब ये एक ऐसी लाइन बनेगी जो कि होगी y इक्वल्स टू एक्स की लाइन। ठीक है, तो आप आगे एक्सटेंड करेंगे दोनों तरफ से। सेकंड है 0 0, फिर है 1 -1, तब यहाँ आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 -2 यहाँ आ रही है। सो समथिंग लाइक ऐसे बन। ठीक है, ये किसकी लाइन हो गई, y इज इक्वल्स टू -x की। इधर एक्सटेंड होगी और ऊपर में कैसी दिख रही है, -1। जब इसकी वैल्यू -1 है तो यहाँ पे वो 1 पे जा रही है, मतलब ये ऐसी लाइन है। ठीक है, तो ये यहाँ से एक्सटेंड होगी। तो ये वाली जो लाइन है ये है y इज इक्वल्स टू एक्स की, और ये वाली जो लाइन है वो है y इज इक्वल्स टू -x की। अब उन्होंने पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट। तो दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये कौन सा पॉइंट है, 0, 0। तो हम लिख सकते हैं टू लाइन्स intersect at origin and coordinates are 0, 0। इसको आपको ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करना है। और का क्वेश्चन है आपको एक एक ग्राफ दिया हुआ है, में बोला है कि एलन इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस डिस्टेंस एट 3। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर दूर पे एक लाइन है जो कि पैरेलल है हमारी y एक्सिस से। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p r and q। ठीक है, p कोऑर्डिनेट के बारे में बात की जाए
तो ये जो जितना भी पूरा है इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स लाए करेंगे उनका एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है वो 3 ही रहेगा। y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो ये 3 डिस्टेंस पे है, y कितने पे है 2 है, कितने ऊपर जाना पड़ रहा है 2 ऊपर जाना पड़ रहा है, तो 3,2 इसका कोऑर्डिनेट है। r की वैल्यू कितनी है, ये r इसी जगह पे पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट तो 3 है, y पे हमको कितना ऊपर चढ़ना पड़ा, बिल्कुल ही ऊपर नहीं चढ़ना पड़ा, इसलिए इसका वैल्यू 0 है, ठीक है, 3,0। और है क्यू यहाँ पे है, ठीक है, इसकी x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट कितना है -1, तो हम लिख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कितने हैं 3,2 है, r के कोऑर्डिनेट 3,0 है एंड q के कोऑर्डिनेट 3,-1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट एल एंड एम। एल की वैल्यू कितनी है, एल के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ये है 3 और यहाँ पे कितना है 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,4। दूसरा पूछा है एम, दूसरा पूछा है एम, एम के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3,-3, ठीक है, ठीक। अब इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ पॉइंट एल एंड एम विल बी 3 - तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 0 है। अगर इसने ऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस मांगा होता तो 4 - -3 विच इज 7 यूनिट्स होता। 7 यूनिट के डिस्टेंस पे है एल और एम का ऑर्डिनेट्स, पर इनके एब्सिसा के बीच का डिफरेंस कितना है 0, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 29, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ये हमारा इरेशनल नंबर का चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। √2, √3 और √5 सबसे ज्यादा आपको रिप्रेजेंट करने को आते हैं। हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, हम इसमें 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 ठीक है। अब √5 को मैं लिख सकती हूँ √5 इज इक्वल्स टू √4 + 1, तो मतलब ये 2 से बड़ा होगा, ठीक है। हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं जो कि कहता है कि हमारा जो है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस अगर मेरे को √5 चाहिए तो √5 का स्क्वायर लाने के लिए मुझे यहाँ पे √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ही ये बात सही होगी। तो √4 कितना होता है 2, तो मैं बेस लूंगी 2 तक, तो ये मेरा बेस हो गया। मैं इसको दूसरे पेन से रिप्रेजेंट करती हूँ सो दैट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। ये मेरा बेस हो गया जो कि बेस है यूनिट्स, ठीक है, तो ये बेस ले लिया। अब इस पे मैं एक 90 डिग्री एंगल, आपका प्रोटेक्टर आपको रखना है 90 डिग्री एंगल का, एक आपको स्ट्रेट लाइन खींच, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे आपको आपका राउंडर रखना है, 1 सेंटीमीटर आपको स्केल से नाप के यहाँ पे कट करना है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब इसको इन दोनों को आपको ज्वाइन कर देना, तो ये जो बनेगा ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। और आपको आपको इस पाइथागोरस थ्योरम से ये समझ आ गया है कि अगर ये 2 है ये 1 है तो हाइपोटेनियस की इसकी जो लेंथ है पूरी वो कितनी हो जाएगी √5। तो आपको √5 हवा में नहीं बनाना है, आपको एक्चुअल में नंबर लाइन पे बनाना है। तो आप क्या करेंगे कि आपके राउंडर का एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, दूसरे से इस तरह नापेंगे और यहाँ से ऐसे करके एक ऐसा कट लगाएंगे, ठीक है,
तो ये जो पूरी डिस्टेंस आएगी यहाँ से यहाँ तक वो हो जाएगा √5। ठीक है, तो इस तरीके से हम √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ क्वेश्चन 30, पार्ट ए। Question 30, part A. The radius of a spherical balloon increase from 7 centimeter to 14 centimeter as air is been pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया है कि पहले उसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर चेंज हुआ। ठीक है, R1 हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और R2 दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब हमको बोला है कि जो रेशो ऑफ सरफेस एरिया क्या चेंज होगा। ठीक है, तो अगर बलून स्फेरिकल है तो स्फेयर का सरफेस एरिया जो होता है वो 4πr² होता है ना। तो 4πr² होता है, पहला R1 था और फिर हमको दूसरे वाले केस में 4πr² हुआ। ठीक है, 4π कट जाएगा ना। R1 है 7 विच इज 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2। 7 से 7 कट जाएगा तो कितना बचा 1:4। So the ratio of the surface area of the balloon in the two cases is 1:4। आपको इस क्वेश्चन को पूरे स्टेप बाय स्टेप वे में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है। तो हम फर्स्ट वाले को R1 लेंगे, सेकेंड वाले को R2 लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, 4π कट जाएगा एंड देन फिर हम इसको पूरा सॉल्व करके 1:4 आंसर देंगे। ठीक है, नाउ और में अंदर क्वेश्चन है which states that the diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube? ठीक है, तो आपको डायामीटर दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको मास डेंसिटी वॉल्यूम में एक रिलेशन पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमको मास पूछा है तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी तो हमको दी हुई है कितनी 8.9। अब वॉल्यूम किसका देना है हमको, एक मेटालिक बॉल का जिसको हम स्फीयर माने। ठीक है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 r मतलब 2.1 का क्यूब 0.1 इंटू 2.1 इंटू 0.1। ठीक है, ये और ये से जाएगा। ठीक है, बस इतना ही कटेगा, तो 8.9 88 टू 0.1 से इसको इधर पॉइंट लगा देते हैं 0.1 इंटू 0.1, 441 होता है। 0.1 इंटू 2.1 इज 441 में 4.41 इंटू 8.9, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 39, this is 8, this is 2, this is 35, 4 9 12 9 3, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 39.249। अब इसमें हमको और 8.8 मल्टीप्लाई करना है। 8 9 ज़ा 72, 7 कैरी ओवर, दिस इज 30 32, 32 प्लस 9 is 39, 3 carry over, 19 1, 3 7 again and 24 24 और ये 30, this is 2993। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 in 1 13 5।
अब कितने जीरो बचे, कितने पॉइंट लगाने, 1 2 3 4। हमारा आंसर आ जाएगा 345.3912। और किस में आएगा, मास है तो मास तो ग्राम में आता है, तो 345.3912 ग्राम। तो हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 345.44 ग्राम। कि अगर आपको अगर ऐसा बोला गया कि अप टू 1 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, now next question is question number 31. The following table gives the marks scored by 100 student in an entrance exam. मार्क्स आपको 0 से 10, 10 से 20 इंटरवल फॉर्म में दिए हुए हैं और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उतने के बीच में मार्क्स आए हैं वो बताया गया है। जैसे 0 से 10 नंबर तक 4 स्टूडेंट्स को आए हैं, 10 से 20 10 स्टूडेंट्स को आए हैं एंड सो ऑन। तो हमको इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो हिस्टोग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं कि हम हमेशा क्या करते हैं कि इसके लिए जो इंटरवल्स हैं जैसे कि 0 से 10, इनको हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और जो फ्रीक्वेंसी है उनको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं 4 8 12 20 24 28 एंड सो ऑन। इधर पे आएगा 10 20 30 40 50 70 80। ठीक है, आपको ये हमेशा ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। मेरे पास नहीं है तो मैं इसलिए इस पे डायरेक्टली ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो पहला 4 है तो आपको इधर से ऐसे 4 कर देना है। इसके बाद 10 है तो वो 8 और 12 के बीच में लाया करेगा, तो हम इसके बिल्कुल बीच मान लेते ये ऐसा बने। 20 से 30 के बीच में हमको 16 तक चाहिए, तो ये हो गया 16 तक। नेक्स्ट 30 से 40 22 तक चाहिए, तो 22 मतलब इनके बीच में लाया करेगा यहाँ पर। नेक्स्ट 40 टू 50 है 20 इज ओवर हियर। एंड नेक्स्ट इज 50 टू 60 18, तो इसके और इसके बीच में लाया करेगा। तो नेक्स्ट इज 8, तो 8 तो हमारे पास डायरेक्टली है। और नेक्स्ट है 2, तो 4 और 0 के बीच में। तो ये इसका एक हिस्टोग्राम बन जाएगा। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल प्रॉपरली बनाना है और इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि हमने क्या स्केल ली है, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 यूनिट। इसको आपको यूनिट में नहीं लिखना है, इसको यूनिट में लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये आपने मन से ली है। 0 से 10 और ये सब इंटरवल तो आपको दिया हुआ था, इसमें आप चेंजेस कर ही नहीं सकते। ये वाली आपने चेंजेस किए हैं तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 यूनिट। ओके, तो इस तरीके से हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है सेक्शन डी और सेक्शन ई कंप्लीट करेंगे।